नमस्कार। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल से स्टोरीज। आज हमारे साथ हैं एक और बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे सोमनाथ घोषाल जी। नमस्कार। वेलकम। नमस्कार सर। सर, आप अपना परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज। हाँ, मैं सोमनाथ घोषाल, मैं झारखंड के धनबाद क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और अभी मैं आईबी स्कूल में एज ए विजुअल आर्ट्स टीचर के तौर पे हूँ। साथ में मैं जो है प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। और स्पेशली मैं स्केचिंग और वाटर कलर पे काम करता हूँ। सारी मीडियम्स करता हूँ, बट ये दो मेरे स्पेशल मीडियम्स है सर। धन्यवाद। और मैं डॉक्टर पराग भारद्वाज हूँ। तो सर, आपने बताया आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप कला जिंदगी से सीखें, जब आप अपने आसपास की चीजों से सीखें, और जब आपको जब आप हर जगह से आर्ट सीखें, आप एक पर्टिकुलर जगह से ना सीखें। जैसे होता है कि वो कॉलेज से, मैंने इस कॉलेज से किया है, आप उस जगह से सीख रहे हैं। बट सेल्फ टॉट आर्टिस्ट जो है वो अपनी दुनिया की आसपास की हर चीजों से सीखता है। तो मैं उसी तरह का एक छोटा सा सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। चलिए, तो कब सीखना शुरू करा आपने? सर, ये मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई बचपन से ही मुझे शौक था। बट ये जनरली शुरू हुआ था। मेरी बड़ी जो दीदी थी, दीदी जो है, सॉरी, मेरी जो बड़ी दीदी है, वो अपने समय में, अपने जब स्कूल जाती थी, तो एक 5 रुपीज का इलोरा का ड्राइंग बुक आता था हमारे उस टाइम में। और उसके पास वो एक छोटा सा कैमल का कलर और एक जो है ड्राइंग बुक होता था, जो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता था। मैं चाहता था कि वो मुझे पहले, मैं उस पे देखूं। वो अच्छी ड्रॉ करती थी, बट वो मुझे अलाउ नहीं करती थी। वो उन्होंने कभी देखने नहीं दिया। वो छोटे भाई बहन की नोक-झोंक थी। और उस दौरान क्या हुआ कि जब उसने नहीं दिया, तो मेरे पड़ोस में एक भैया रहते थे, आनंद नाम से। वो ड्रॉ किया करते थे। वो छोटे मोटे सीनरीज वगैरह, कुछ हल्का फुल्का फेस वगैरह ड्रॉ करते थे। वो मुझे काफी अट्रैक्ट करता था अपनी ओर। तो कला, मैंने कला को नहीं चुना, कला कला ने मुझे चुना। तो उसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं वहां जाने लगा, वहां देखने लगा उनके पास बैठ करके। और इस तरह से शुरू हुआ। फिर मैंने ड्रॉ करना चालू किया। पहले तो वो हमारे टाइम में कार्बन की जो पेपर्स आते थे उससे ड्रॉ करता था। फिर धीरे धीरे ड्रॉ करते करते कब कला मेरी जिंदगी की मेन जो है वो महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। और धीरे धीरे अभी मैं कह सकता हूँ कि कला मेरी आत्मा है। अगर कला मेरे पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप कला निकाल दो मेरे जीवन से, तो मैं पूरी तरह से एक खाली डब्बे की तरह हो जाऊँ। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद मुझे मेरे गुरु जो हैं अजय शंकर महतो बोल करके, हमारे इधर के काफी जाने माने आर्टिस्ट हैं हमारे क्षेत्र के। तो उनसे प्रेरणा मिली। जब मैं स्कूल गया तो मैंने देखा एक बड़े बाल वाले, काफी जो है हैंडसम हमारे शिक्षक, वो आते थे, चौक उठाते थे और बोर्ड पे जैसे मन तैसे चीज करके बहुत सुंदर पेंटिंग बना करके, बहुत सुंदर ड्रॉ करके चले जाते थे। और इससे एक ये हुआ कि सच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि 5 मिनट के अंदर एक पूरी ड्राइंग बना दी उन्होंने। तो और वो लगता था कि वो इतना ज्यादा किया मुझे कि मुझे भी ऐसा बनना है, एक दिन मुझे भी ऐसे ड्रॉ करना है। वहां से शुरुआत हुई। सर से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। फिर उनसे पूछा क्या किया जा सकता है इस क्षेत्र में। उन्होंने बताया कि आप इसमें शिक्षक बन सकते हो। और ज्यादा हमें कुछ पता नहीं था सर। आर्ट कॉलेजेस के बारे में नहीं पता था। आर्ट में क्या किया जा सकता है वो नहीं पता था, और क्या क्या फील्ड होते हैं वो भी नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि ये करोगे तो आप शिक्षक बन सकते हो। तो मेरी एक उसी टाइम से 7 8 9 से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं आर्ट का शिक्षक बनूं, अध्यापक बनूं। और उस तरह से शुरू हुई मेरी जर्नी। फिर बड़ा शौक था, बड़ा इच्छा थी मेरी कि मैं आर्ट कॉलेज जाऊं। मैंने ये जो इच्छा है अपनी माता पिता से बताया। लेकिन जैसा कि ये मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफी अच्छी नहीं थी। उस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज में भी हम आर्ट के लिए नहीं जा सकते थे। मैंने अपनी परिस्थितियों को समझा। पहले बहुत ज्यादा गुस्सा था अपने परिवार वालों से कि आप क्यों नहीं भेज रहे हैं, मुझे जाना है। फिर मैंने उनकी स्थिति को समझा कि वो नहीं भेज सकते।
फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, अब मुझे आर्ट खुद से सीखना होगा, जो भी मुझे सीखना है। तो इस तरह से मेरी आर्ट की जर्नी शुरू हुई। इसी प्रकार से मैंने अपना आर्ट जर्नी शुरू किया था। सर मैं सोच रहा हूँ मैं आपसे क्या पूछूं, क्योंकि काफ़ी आपने दिल छूने वाली बातें बताई। तो तो फिर आपने कैसे अपने आप को सँभाला कि चलो मैं यही करूँगा, क्योंकि कला में काफ़ी रुचि है आपकी, हम्म। और कैसे आपने ये निर्णय किया कि मैं पेंटर बनूँगा? ये निर्णय जो है वो मेरे लिए काफी इजी था, क्योंकि मैं स्कूल के दौरान से ही, स्कूल में जब मैं था तो ड्रामा किया करता था। पढ़ाई छोड़ के हर चीज, हर एक्टिविटी आर्ट से रिलेटेड, उसमें मैं काफी अच्छा था। और उस वजह से क्या था कि मेरी जो पहचान भी थी मेरे स्कूल में, वो एज एन आर्टिस्ट के तौर पे था, कि एक लड़का है जो काफी अच्छा ड्रॉ करता है। और लोग मुझे पहचानते थे, मेरे रिश्तेदार जो पहचानते थे वो मुझे जानते थे मेरे आर्ट की वजह से। तो धीरे धीरे एक आर्टिस्ट की लाइफ में जो होता है, या हर आर्टिस्ट महसूस करता है कि मेरी अपनी इंडिविजुअल सोमनाथ के तौर पे कोई पहचान नहीं थी। मैं जिस माहौल में जाने लगा, मैं जिस जगह जाने लगा, लोग मुझे आर्टिस्ट के तौर पे जानते थे। तो फिर वो मैंने जो कहा कि धीरे धीरे वो मेरी आत्मा बन गई। तो इस तरह से हुआ कि मैं उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, आर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं। आज मैं पराग सर से बात कर रहा हूँ, और उनसे बात करने का मौका भी मिला मुझे, तो मेरे आर्ट की वजह से मिला। तो ऐसे शुरू हुआ। असल में हुआ क्या कि 10वीं के बाद मैंने, मेरी मन में ये इच्छा थी कि मैं जाऊँ आर्ट कॉलेज। मैंने परिवार वालों से ये मेरी इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी वो उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं इस कॉलेजेस। तो काफी समय तक मैं दुखी रहा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे शायद इसी तरह से करना होगा, आर्ट सीखना होगा, लेकिन मुझे आर्ट करना है। आई डोंट नो कि मैं क्या करूंगा, कुछ बड़ा बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं आर्ट कर लूँ। तो उस टाइम से फिर मैंने 10th के बाद से आर्ट से रिलेटेड कुछ अलग चीजें अपने पेशे के तौर पे शुरू किया। सबसे पहले तो जो मेरे मोहल्ले में कुछ लोग थे, वो फूल का डेकोरेशन, गाड़ी सजाना, दुल्हन के लिए बैकग्राउंड सजाना वगैरह का काम करते थे। तो मैंने उसमें दिहाड़ी की तरह शुरू किया। पर दिन का, पर डे काम करने का 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपये मिलते थे मुझे उसमें। तो मैं वो करने लगा। उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें ये लोग जो हैं वो काफी ज्यादा पैसा लेते हैं लोगों से, और देने के लिए मुझे बहुत कम देते हैं। तो फिर मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया, मैंने वो छोड़ दिया। जब मैं 11th में था, तो मैं जिस कॉलेज में था, उन्होंने आकर के अनाउंस किया था कि कोई ड्रामा एक टीम जो है वो अ, रांची जा रही है। हम लोग धनबाद से थे, और रांची स्टेट लेवल के कंपटीशन के लिए जा रहे थे। तो मैंने बोला कि भाई मुझे भी चलना है इसमें। और उस दौरान उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी, और वहां मैंने उन्हें, उनकी तरफ से, उस टीम की तरफ से मुझे मौका मिला कि अगर आप नुक्कड़ करना चाहते हो तो आप हमारे साथ कर सकते हो। इसमें मैं आपको, जो है हम लोग आपको उस दौरान खाने पीने के लिए दे देंगे, और साथ में आपके भोजन का ध्यान रखेंगे, और आपका वो साथ में प्रतिदिन के तौर पे 150 रुपये मिलेंगे। तो मैंने बोला कि भाई सही है, ये तो कॉलेज करते करते मैं ये कर सकता हूँ, और इसमें थोड़ी अर्निंग हो जाएगी। फिर मैंने उनके साथ कई सारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आते हैं उनको लेकर के विभिन्न जगहों पे जा करके, हमारे वहाँ की काफी नामी गिरामी जगह है, तोपचाची हो गया, और आसपास की जगहों पे जा करके मैंने कई सारे कला का जो है ड्रामा से रिलेटेड काम किया। 2 साल काम करने के बाद पता चला कि अगर आप ड्रामा की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब एक शौक था कि ड्रामा आर्टिस्ट बनूं, और आगे जा करके शायद कुछ अच्छा हो जाए थिएटर वगैरह करके। बट ये एक था कि एक जो है अंतहीन संघर्ष था। आपको इसमें पूरी तरह से झोंकना पड़ेगा, ये इतनी आसान चीज है नहीं। वो भी कला से जुड़ी हुई चीज है, और उसमें बैक सपोर्ट आपको चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। तो थोड़े समय के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि ये जिस जगह को मैं चुन रहा हूँ, ये शायद मेरे लिए नहीं है, या फिर इसमें अगर मुझे आना है तो बहुत सब चीज छोड़ के आना पड़ेगा, घर परिवार सब चीज छोड़ के। फिर मैंने वो डिसीजन बदला। 6 महीने के लिए मैंने एक 5 स्टार होटल में
ऑन जॉब ट्रेनी के तौर पे, लाइक एज़ अ वेटर मैंने वहाँ पे काम किया। और मैं कोलकाता शहर गया एक सपना लेकर के कि मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद मेरी, तब मैं सर कार्विंग वर्क करना चालू किया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक दिन मैं पेंसिल शार्प कर रहा था, तो उस टाइम जो ये कलर्स आते थे महँगे कलर्स, वो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मैं खुल के बता रहा हूँ आपको। तो मैं एक दिन पेंसिल शार्प कर रहा था, वो पेंसिल मेरे पास गिर गई। गिर गई तो उसकी नोक टूट गई। नोक टूट गई तो पता नहीं मन में क्या आया, वो कलाकार की भावना, मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ बनाया जाए। तो मैंने पेंसिल के नोक पे कुछ मूर्तियाँ बनाना चालू किया। कुछ छोटे-छोटे मिनिएचर स्कल्पचर्स मैंने बनाए। उसके बाद अ, 2012 2012 के टाइम में 5 फरवरी 11 फरवरी 2012 को मेरी एक पेंसिल के नोक पे बनाई हुई वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी मैंने बनाई थी, उसे मीडिया ने कवर किया, दैनिक भास्कर ने। और उससे मेरी उत्साह काफ़ी बढ़ी। आस-पास के लोग, मेरे जितने जानने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे फ़ोन कर कर के बधाइयाँ दी कि तुम्हारा जो आर्ट वर्क है, तुम पेपर में आ गया है। तो इससे मुझे काफ़ी ऊर्जा मिली। फिर मैंने कार्विंग करते-करते पेंसिल कार्व किया, मैंने चॉक कार्व किया, पेंसिल कार्व किया, लिपस्टिक कार्व कर दिया मैंने। मैंने बनाना कार्विंग किया, काफ़ी सारे फ्रूट्स कार्विंग करी। फिर मैंने कई सारे क्रिएटिव वर्क किए, सॉल्ट आर्ट और कई सारी चीज़ें। उस दौरान 2012 के टाइम में मैं मिला प्रवीण कर्माकर सर से, झारखंड के काफ़ी जाने-माने आर्टिस्ट है वाटर कलर के, इंटरनेशनल लेवल के। एक इवेंट में मैं रांची गया हुआ था, जहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ दिया कि सोमनाथ, जो आप काम कर रहे हो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन इसे खरीदेगा? ये जो आप पेंसिल के नोक पे बना रहे हो, इसे कौन खरीदेगा? आपको क्या लगता है? उस दौरान मैंने एक 1-2 वाटर कलर की पेंटिंग्स भी करी थी, जो मैंने वॉल पे लगाया हुआ था एग्ज़िबिशन के दौरान। बीआईटी मेसरा रांची में, जहाँ पे मेरी अपनी जो है मेरी बड़ी दीदी के रिलेटिव्स हैं, तो उनके थ्रू मुझे वहाँ पे एग्ज़िबिशन में पार्ट लेने का मौका मिला, कई सारे लोगों से मिला। तो उस दौरान प्रवीण कर्माकर सर ने मुझे एक बड़ी गंभीर जो है प्रश्न पूछा कि इसे खरीदेगा कौन? तो मेरे मन में आया कि हाँ, ये कोई खरीदेगा नहीं, इसको बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करके रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वाटर कलर अच्छी है, तुम्हें उस पे काम करना चाहिए। और फिर तब से मैंने मुड़ कर के नहीं देखा, उसके बाद से मैंने वाटर कलर पे काम करना चालू किया। मैंने ये जब मैं होटल पे काम कर रहा था, उस दौरान मेरे साथ कुछ हुआ था कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट का इंटरव्यू ये था, ऑडिशन चल रहा था कोलकाता में। मैं उसमें गया, मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया। और मैंने उनको बोला कि पुनीत थे, पुनीत जो डांसर है, और भी कुछ डायरेक्टर्स वगैरह थे, वो लोग फर्स्ट राउंड का ये ले रहे थे, कोलकाता राउंड का। कोलकाता राउंड क्लियर करके उन्होंने मुझे मुंबई के लिए बुलाया। मैंने बोला ठीक है, तब मेरी 3000 की स्टाइपेंड थी और मुझे होटल से खाने को मिल जाता था। मुंबई जाना मेरे लिए काफ़ी टफ था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं कहीं से अरेंज करके चला जाऊँ। देखिए, लाइफ आपसे जो करवाना चाहता है। मेरे मैनेजर ने मुझे अलाउ नहीं किया। उस दिन जियो की पार्टी थी, तब जियो नई कंपनी थी, 800 लोगों की पार्टी थी। मैं बैंक्वेट में काम करता था। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन नहीं जाने दे सकता। मैंने अपनी माताश्री से ये बताया कि मुझे जाना है, सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। तो उन्होंने कहा कि नया-नया जॉब लगा था, जो होता है कि जनरली लोअर मिडल क्लास फैमिली में कि जॉब मिलना एक काफ़ी बड़ी समस्या होती है। तो उन्होंने कहा कि इस बार रहने देते हैं, अगली बार देख लेना। तुम्ही ने क्लियर किया, अगली बार भी कर। तो मेरे हाथ से वो मौका छूटा, मैं नहीं जा पाया। वो फ्रस्ट्रेशन था मेरे अंदर। फिर मुझे जी तेलुगु ने कॉल किया। मैं धनबाद स्टेशन पे उतरा हुआ था, उन्होंने कॉल किया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ, वो एक सेम क्रू रहता है जो सारे ये को कनेक्ट करता है, तो उनको पता था। तब वो काफ़ी नया आर्ट था, क्योंकि 2012 में लोग उससे ज़्यादा माइक्रो आर्ट्स नहीं करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि सोमनाथ, आई वी वांट टू कवर यू, प्लीज़ इफ यू कैन कम हैदराबाद। सो हैदराबाद का मैंने जो है नाम वगैरह सुना था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था। मैंने बोला ओके सर, मैं कोशिश करूँगा। उस टाइम भी मेरे मैनेजर ने नहीं आने दिया, तो रातों-रात मैंने डिसीज़न लिया और मैंने वो होटल वाली जॉब छोड़ दी। और उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद 1-2 महीने घर पे बैठा रहा जॉबलेस। फिर मैंने जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उसी स्कूल में आर्ट शिक्षक के तौर पे मैंने जॉइन की।
और वहाँ भी सैलरी मेरी 3200 जैसे कुछ थी महीने की। वहाँ मैंने 2 साल काम किया। फिर मैं उस दौरान मैं अपने काम को बेहतर कर रहा था, हर हर टाइम आर्ट के पीछे था। और फिर मुझे ये पता चल गया था कि मुझे काम उसी जगह मिलेगा जहाँ मेरा आर्ट होगा। बिना आर्ट के मुझे जॉब मिलेगा तो शायद पहचान नहीं मिलेगी। आप पैसा कमा लोगे लेकिन आप कोई पहचानेगा नहीं, तो आर्ट के पीछे फिर भागना चालू किया। फिर मैंने स्कूल चेंज किया, सीबीएसई स्कूल्स में आया, मेरी सैलरी हाई हुई। 2 साल मैं दिल्ली में काम किया, और इस तरह से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं काम करता गया, और अभी तक कर ही रहा हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आर्ट को जो है अपनी लाइफ, मैंने नहीं चुना, आर्ट ने मुझे चूज किया। तो हाँ, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है और सुना है और देखा है, आर्टिस्ट की मतलब काम चलता रहता है उनका, है ना। हाँ। वो सीखते रहते हैं और जीवन से प्रेरणा लेते रहते हैं। तो इसी विषय में मैं आपके साथ एक प्रश्न करूंगा कि एक मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका स्टाइल है ना आर्ट का, थोड़ा विचित्र है। अब जैसे आप देखिए इस पिक्चर को, हाँ। वो बेसिकली सारी लाइंस जो आपने बनाई वो 45 डिग्री एंगल पे है ना, हाँ। है। तो इसका कुछ इस स्टाइल का कोई नाम है या ये आपका ही स्टाइल है? जनरली लोग इसको हैचिंग कहते हैं। हैचिंग लोग यूज करते हैं काम को क्विकली खत्म करने के लिए, या फिर जनरली ये फैशन डिजाइनिंग की जो बच्चे होते हैं वो जब उन्हें एक टाइम लिमिट के दौरान अपना पेपर कंप्लीट करना होता है तो क्विकली किसी काम को फिनिश करने के लिए यूज करते हैं। ये स्टाइल मेरा शुरू हुआ 2020 में, जब कोविड का टाइम था और मैंने रिसेंटली अपने पिताजी को खोया था। तो मैं खुद को इन्वॉल्व करने के लिए, मेरे पिताजी की देहांत हो चुकी थी, मैं ड्यूरिंग दैट टाइम मैं दिल्ली से आया, और आने के बाद मैं खुद को संभालने के लिए मैंने आर्ट शुरू किया। और उस टाइम मैंने ये स्टाइल को जो है वो डेवलप किया, कि मैंने कुछ कुछ पिक्चर्स को किया। कुछ कुछ सबसे पहले मैंने स्केच किया था वाजिद का, जिनकी साजिद वाजिद में से जो वाजिद है उनका देहांत हो गया था, तो उसका जो ये किया था, तो ये काफी क्विकली हुआ। फिर मैंने इस पे काम किया और इससे धीरे धीरे, मुझे नहीं पता, इस स्टाइल ने मुझे चूज कर गया। मैंने इसे नहीं चूज किया, इस स्टाइल ने मुझे चूज कर लिया। फिर मेरे सारे काम में ये स्टाइल आने लगा, और फिर लोग मुझे इस काम की वजह से, स्टाइल की वजह से पहचानने लगे। अभी ये स्टाइल जो है, इस पे मैं अभी भी और भी बहुत सारा रिसर्च कर रहा हूँ। और बस हाँ, ये आप कह सकते हो कि हैचिंग ही है, बट वो एडवांस लेवल में है। हैचिंग में आप देख सकते हो, जैसे मैंने लाइंस यूज किया है 45 डिग्री के, बट जो कर्व्ड एरिया है, जैसे पेट के पास का जो एरिया है, या जो भी आपका ये है, तो आप देख सकते हो कर्वनेस जो है आपको उसमें देखने को मिलेगा, बट एक साइड के लाइन से। तो ये थोड़ा सा जो है, ये इस तरह से डेवलप हुआ। और बस मैंने आपको जो कहा ना कि मैंने इसे नहीं चुना, इस आर्ट फॉर्म ने मुझे चूज कर लिया। ऐसे में बेसिकली वाटर कलर आर्टिस्ट हूँ। वाटर कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और वाटर कलर्स पे भी मैं बहुत सारे रिसर्च कर रहा था, ड्राई ब्रश को लेकर के, वेट ऑन वेट पे, ड्राई ब्रश पे। लेकिन ये स्टाइल 2020 में आया मेरे लिए, मेरे पास। और उसके बाद मैंने लगातार बैक टू बैक शिवा की सीरीज बनाई थी, मैंने 3 शिव जी की सीरीज बनाई थी। और ये स्टोन जो है गणेश जी की, ये रिसेंट वर्क है। इससे पहले एक और स्टोन की वर्क की थी मैंने, जिसमें स्टोन स्कल्पचर को गणेशा का मैंने कवर किया था। फिर मैंने बहुत सारी सेलिब्रिटीज के पिक्चर्स भी बनाए। और इस स्टाइल की वजह से आप मेरे जो फॉलोअर्स आए, या मेरे जितने भी चाहने वाले लोग बड़े, वो काफी शादी मतलब काफी ज्यादा तेजी से ये वो मेरा अकाउंट को ग्रोथ मिला। 500 फॉलोअर्स से इट वाज अराउंड 10.9 के फॉलोअर्स तक था। बट किसी वही जिंदगी के रिसर्च के दौरान मैं अभी काम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारे आर्ट पे काम कर रहा हूँ, जो मैं आने वाले समय में जरूर अपलोड करूंगा। तो इस दौरान अभी मेरी शायद 10 के जैसे फॉलोअर्स है।
बट ये जो मेरी ग्रोथ हुई अकाउंट में, या फिर मेरी लोगों ने मुझे पहचाना, उस स्टाइल की वजह से ही लोग मुझे पहचाने actually। ये मेरी पहचान बन चुकी है। हाँ, वो तो है, क्योंकि मैंने भी जब देखा ये, मैंने कि सोमनाथ जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत ही विचित्र है, क्योंकि एक ही एंगल में आप लाइंस बना रहे हैं। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इसकी जो एक तो लाइंस कितनी पास हैं एक दूसरे के, और जिस प्रेशर से आप वो लाइन को खींचते हैं, उसी में हाँ, वो उस वो वेरिएशन का आप प्रयोग करते हो। कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, सर आप स्केल यूज करते हो क्या लाइंस ड्रॉ करने के लिए? नहीं, ये स्केल नहीं है, ना ही इसमें मैंने कुछ अलग मटेरियल या कुछ स्पेशल कुछ टूल्स यूज किया है। ये सिंपल हैचिंग है। और ये आपको, जो आपको पेपर पे दिख रहा है, वो मेरी बहुत सालों तक का जो स्केचिंग का प्रैक्टिस है वो दिख रहा होगा, कि आप कितने फोर्सफुली लाइन को यूज कर सकते हो, प्रेशर को कैसे कंट्रोल करके आप जो डेप्थ है वो दिखा सकते हो। और आप, मतलब आप देख सकते हो कि जो फोर्स जनरेट होता है एक आर्टिस्ट के हैंड में, बस वही है और कुछ भी नहीं है। बस वो है, लाइट एंड शैडो को आप अपने फोर्स से, अपने प्रेशर मैनेजमेंट से पेंसिल पे, उससे आप दिखा रहे हो। दैट्स इट। बहुत ही विचित्र है। तो ये बनाने में आपको कितना समय लगा? इसको बनाने में मुझे, ये स्केच मैंने 2.5-3 घंटे में बनाया था। अच्छा। हाँ, ये 2.5-3 घंटे का है, लेकिन आपको बहुत सारा क्विक स्केच देखने को मिलेगा सिवा पे, या फिर बहुत सारी लेडीज वगैरह का भी बहुत सारा मैंने पिक्चर्स बनाया था, कुछ लेडी की पिक्चर्स बनाए थे। तो वो काफी क्विक में मिलेगा आपको कि 20 मिनट्स के अंदर वो पिक्चर कंप्लीट हो गया। तो इसमें जैसे बहुत ज्यादा इंटेंस डिटेल्स है ज्वेलरी के पार्ट में, जो सामने पेट के पास से जो सांप गुजर रही है, लेग्स के पास में जो है, और सारी सारी तरफ से आप देख सकते हो फिंगर्स को निकालना। तो ये उसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा टाइम लगा था मुझे, है ना। और वो डेप्थ क्रिएट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता ही है। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इसको बनाने में आपको काफ़ी दिन या महीने लगे होंगे, लेकिन आपने तो कुछ घंटों में ही नहीं, कर दिन दिया। महीने नहीं लगे। ठीक है। हाँ। तो आपकी आर्टिस्ट की जर्नी काफ़ी, क्या, मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ एग्जैक्टली exactly, लेकिन आपने काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई करी हैं, है ना? तो हाँ, आपने बताया था इंटरव्यू से पहले कि आपने एक कंपटीशन में भी भाग लिया था, कॉफ़ी हाँ, कॉफ़ी कॉफी वाले कंपटीशन में 2020 का ही समय था, जब मैंने काफी सारे रिसर्च वर्क करे वाटर कलर पे और अलग अलग आर्ट स्टाइल पे। तो उसी दौरान कॉफी कॉन्टेस्ट था एक ईरान तेहरान में, जो कंडक्ट करवा रही थी IWS की टीम, इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी। और ये जो है कॉफी पेंटिंग की उन्होंने कंपटीशन रखी थी ऑल ओवर वर्ल्ड में से। और उसमें मेरी एक पेंटिंग थी कॉफी क्वीन। अगर आप वो गूगल भी करेंगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगा, कॉफी क्वीन करके, बाय सोमनाथ घोषाल। तो वो जो है कॉफी क्वीन पेंटिंग, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरा एक अचीवमेंट था कि उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से टॉप 40 आर्टिस्ट को चूज किया गया था, और उसमें मेरी एक पेंटिंग थी। और 10वें नंबर पर थी मेरी वो पेंटिंग कॉफी क्वीन। बस वो एक अचीवमेंट मुझे मिला था ईरान तहरीन के लिए। मेरी वो पेंटिंग जो है उसकी कॉपी जो है, डिजिटल कॉपी, वो अभी भी ईरान तहरीन की जो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है उस गैलरी का नाम, बट वहां पे अभी भी वो लगाया हुआ कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो है। थैंक यू। हाँ, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो आपकी जो कला है, उसकी रुचि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में देखें, है ना? क्योंकि काफ़ी विचित्र है। आप मुझे तो पता नहीं था, आश्चर्य है थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत, कि आप इतनी जल्दी वो ड्राइंग कर लेते हो, स्पेशली क्योंकि आप लोगों के भी चेहरे बनाते हैं,
है ना? हाँ, लाइव तो स्केचेस आपको लाइफ मिलेंगे मेरे स्कूल से, पिछले वाले स्कूल में अलाउड था वो बच्चों, तो वहाँ पे मैं जो है लाइव स्केचेस बच्चों के करता था। वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी मतलब उनके लिए मोटिवेशन का सोर्स है कि कोई इतना जल्दी किसी का फेस बना सकता है ये। कई सारी मेरी जर्नी के दौरान भी मिलने देखने को मिले। रिसेंटली मैं ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें भी 2-4 चेहरों को मैं उतारूँ अपने जो है स्केच के द्वारा। तो हाँ, ये तो है कि बहुत सारी आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगे और अभी मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि इस स्टाइल पे मैं और ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा और एनहांस करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे कुछ काम देखने को मिलेंगे। एक काम मैंने किया है, एक हीर और रांझा मूवी, हीर और रांझा नहीं, लैला मजनू मूवी से नई जो रिलीज़ हुई थी। तो उसमें जो मजनू था उसका मैंने रिसेंट एक स्केच डाला था जिसमें मैंने हेयर पे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक डिटेल्स डाला था। तो उस पे मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ कि इसके साथ कुछ ब्लेंड किया जाए और तो ऐसे कुछ रिसर्च रिसर्च वर्क में कर रहा हूँ अपनी काम। जी, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है आर्टिस्ट के बारे में, उनके हाथ रुकते नहीं हैं। तो एक पेंटिंग में और वो आपकी ड्राइंग शेयर करूँगा ऑडियंस के साथ। ये देखिए आप ने ये शेयर करा है अपने इंस्टाग्राम पे, है ना? तो हाँ, कभी मैंने देखा है सोते समय भी मैंने देखा है कुछ आर्टिस्ट को उनकी उँगलियाँ हिलती रहती हैं। तो वो अ, जी? हाँ, बोलिए, बोलिए। ये मैं कहीं ट्रेन की जर्नी कर रहा था, मेरे पास एक पेन था, तो मैंने सोचा यार चाय पीने के बाद कप को ऐसे बर्बाद क्यों करे? तो क्यों ना उस पे अपनी कुछ छाप छोड़ देते हैं। इंडियन रेलवे का लोगो लगाया हुआ था उन्होंने, अपना ब्रांड दिखा मतलब ब्रांड डाला हुआ था, है ना? इंडियन रेलवेज़ का। तो मैंने वो अपना ब्रांड डालने का सोचा उसमें, ठीक है? जी। अपना थोड़ा-सा एक स्केच करके। तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे जो भी मीडियम्स हो, हमें रुकना नहीं चाहिए कि हाँ, मैं पेंसिल में काफ़ी अच्छा हूँ, तो सिर्फ़ मैं पेंसिल कर रहा हूँ। मैं पेन में अच्छा हूँ, तो मैं सिर्फ़ पेन कर रहा हूँ। नहीं, आप जिस वे में अच्छे हो, डेफ़िनेटली हो, जो भी मिल जाए उसे मीडियम के तौर पे यूज़ करें और उसे बनाएँ। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चीज़ है कि अ, आप अगर मटेरियल्स का वेट करते रह जाएँगे कि मैं पर्टिकुलर ये मटेरियल कर दूँगा, तो ही मैं काम करूँगा, तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपके पास जो भी मटेरियल है उसको आप यूज़ कीजिए और काम कीजिए। तो अभी हमारा समय लगभग धीरे-धीरे समाप्त होने वाला है तो हम थोड़ी बात करते हैं आपकी जर्नी की। तो आपने काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे हैं और हम आपसे भविष्य में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज़ एन आर्टिस्ट? आप भविष्य में मुझे ऐसे हालाँकि मैं भविष्य देख नहीं सकता, लेकिन मैं भविष्य में इतना कह सकता हूँ कि मैं बेहतर काम करूँगा ज़रूर। आर्ट के फील्ड में बहुत सारे काम करने, बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं एक आर्टिस्ट के माइंड में रहता है, मेरे माइंड में भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जिस पे मुझे काम करना है। और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उतना ज़्यादा उससे मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता कि आप प्रोफ़ेशनली क्या कर रहे हो। बट जो मेरी पैशन है, जो मेरा आर्ट है, मैं उसपे ज़रूर बहुत सारे काम करने वाला हूँ। मेरी एक इच्छा है कि मैं अपनी कविताओं को की जो श्रृंखला है, उसको एक मतलब जो छोटी-छोटी मेरी जो कविताएँ हैं, उनको जोड़ कर के एक माला बनाऊँ, ठीक है? और उस माला को भी लोगों के पास रखूँ क्योंकि मुझे कविता लिखने का भी बहुत शौक है। जीवन में अलग-अलग चुनौतियों को देखा है मैंने काफ़ी करीब से, मैं ज़िंदगी को काफ़ी करीब से देखा है। तो इसी वज़ह से मैं चाहता हूँ कि उसे मैं समेट करके और रखूँ और उसकी एक माला बना करके लोगों के पास मैं उसे प्रेज़ेंट करूँ। जी, तो आप कवि भी हैं, तो कला से तो भरे हुए हैं आप। तो मुझे तो आप काफ़ी मंझे हुए आर्टिस्ट लगते हैं, लेकिन आप आप बता रहे थे कि आपकी तो एक कविता में आपने बताया था कि आप अभी तो आपकी हाँ, जर्नी अभी मैंने शुरू हुई है। शुरुआत हाँ, शुरुआत तो आप उसकी ज़रा पंक्तियाँ सुनाएँ दर्शकों के लिए। अ, तो वो मैंने लिखा था एक्चुअली में मैंने मेरी इंसिडेंट जो कविता मैं पहले से ही लिखता था, बट एक कविता जो मेरी काफ़ी दिल के काफ़ी करीब है। जब मैं अपनी स्ट्रगल अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, बट हाँ, जब
टीचिंग लाइन की शुरुआत की थी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिला था एक अध्यापिका से मिलने का, जो है एक इवेंट के दौरान में, हमारा ट्रेनिंग चल रहा था, वहाँ पे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था। ज़रा सा मैं आपको ये करना चाहूँगा चार्जिंग के लिए। तो वहाँ पे मैं हमारा एक इवेंट चल रहा था जहाँ हमें इंट्रोडक्शन देना था अपना। मैं भाई हमारी ये हाथ जो है वो काफ़ी सख्त थे अंग्रेजी भाषा में, तो मैंने फिर भी कोशिश करके अंग्रेजी स्कूल में कोशिश किया मैंने कि इंग्लिश में मैं इंट्रोड्यूस करूँ खुद को। मैंने इंट्रोडक्शन दिया अपना। And that lady was telling me that if you don't know English, why you are introducing yourself in English. So वो मुझे थोड़ा ये लगा, तो फिर मैंने उसमें लिखा था कि मेरी उड़ान देखी कहाँ है तुमने, मेरी उड़ान देखी कहाँ है तुमने, अभी तो बस पंख फड़फड़ाया है। तैयार हो, तैयार हो, अब मानो शुरुआत होने को आया है। बस इतने में घबरा गए, बस इतने में घबरा गए, मेरी गलती से तुम कतरा गए, छुपाए थे जो तुमने अपने अरमान, अब तो वो तुम्हारे चेहरे पर आ गए। पहला कदम है मेरा, पहला कदम है मेरा, थोड़ा डगमगाऊंगा, गिरूंगा उठूंगा फिर उड़ान लगाऊंगा, गिरूंगा उठूंगा फिर उड़ान लगाऊंगा। हंसी आती है मुझे तुम्हारे बर्ताव पर, हाँ है घमंड मुझे मेरे ख्वाब पर, हाँ है घमंड मुझे मेरे ख्वाब पर। तो इस तरह से मैंने लिखा। फिर ये जो है कविता मेरी जीवन की काफी बड़ी जो है वो पार्ट बन गई। अब मैं जो भी होता है मेरे लाइफ में, जो भी चल रहा होता है, मैं उसको क्या करता हूँ कि लिखने का कोशिश करता हूँ। और जो मैंने आपको कहा था कि एक और मैंने कविता आपको सुनाई थी कि जो राहें दिखती है मेरी, उससे कई ज्यादा फासले मैंने तय किए। जो राहें दिखती है मेरी, उससे कई ज्यादा फासले मैंने तय की है। उम्र कम है मेरी, पर तजुर्बे जिंदगी की सारी मैंने ली है। उम्र कम है मेरी, पर तजुर्बे जिंदगी की सारी मैंने ली है। आगे पूरी उड़ान बाकी है, आगे पूरी उड़ान बाकी है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मैंने शुरुआत की है। तो इस प्रकार से जीवन की अलग अलग जो है चीजें, उसको मैंने कोशिश किया लिखने का। और जो है, जैसे मैंने एक काफी गहरी कविता भी लिखी थी कि मैं रोशनी में काजल, मैं रोशनी में काजल, मैं धूल मैं बादल, मैं चादर मैं आंचल, मैं चादर मैं आंचल, मैं स्थिर मैं हलचल, मैं सूखा मैं कलकल, मैं नटखट मैं सरल, मैं इस क्षण मैं हर पल। तो इसमें मैंने कहा कि मैं रोशनी, मीन्स यू आर द लाइक, आप अपने जीवन की प्रकाश। मैं काजल, आप ही अपने जीवन का कलंक। मैं धूल, आई एम डाउन टू अर्थ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। मैं बादल, अगर आप मुझे छेड़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा एरोगेंस रखता हूँ, या मैं कितना ज्यादा मेरे में ईगो है। मैं चादर, मीन्स चादर मीन्स एक घर की, कहता है ना जितना चादर उतना ही पैर पसारो, मीन्स आप एक घर की औकात। मैं आंचल, मीन्स आप घर की स्त्रियों का प्रोटेक्टर, जो आपके घर में स्त्री है। आंचल हम यूज करते हैं हमारे भारतीय जो है संस्कृति में, आप देखते होंगे। मैं स्थिर, कई बार मैं शांत बैठ जाता हूँ जिंदगी में। मैं हलचल, कई बार आपके माइंड में चलता है ये कर लूं वो कर लूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं। मैं सूखा, मेरे अंदर का जो आप कह सकते हो कि जो कहते हैं एक मर्द है या एक लड़का है, वो रोता नहीं है। तो कई बार आप खुद को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लड़कों के साथ होता है। उसके बाद होता है मैं कल कल, मीन्स कई बार आप टूट चुके होते हैं और आप रोते हैं, जी भर के रोते हैं। उसके बाद है मैं नटखट, जब आप अपने दोस्तों के पास, अपने चाहते लोगों के पास होता है, तो आप फिर तौर तरीके नहीं देखते। मैं सरल, जब आप बाहर के लोगों के पास रहते हो तो आप सीधे बन के रहते हो। मैं शिव, इसमें मैं बात कर रहा हूँ आपकी बॉडी की। आपकी जो बॉडी है वो बहुत कम समय के लिए है इस धरती पे,
और मैं हर पल। आपका जो सोल है वो हमेशा के लिए है, आप उसे रोक करके नहीं रख सकते, वो बॉडी चेंज करते रहेगा। तो दैट, ये जो है ये मेरी कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताओं का जी, जो कड़ी बहुत है। बहुत अच्छी कविता है। और मैं ऑडियंस के साथ विश करूंगा कि आपके सारे जो सपने ख्वाब हैं वो सारे सच्चे हों, है ना? क्योंकि आपने काफ़ी संघर्ष देखा है जीवन में। और अ, मेरा जो कला है। जो, जी। आपने जो कहा कि पूरा होना या जो आपके ड्रीम्स है वो पूरे हो, मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा संघर्ष है। किसी के लिए भी, अगर आप आपके जीवन में संघर्ष है, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, अगर आपको ये सब चीज मिला है, अगर मैं मानता हूँ, मैं सोमनाथ इसीलिए हूँ या मैं आर्टिस्ट इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी परिस्थितियां इस प्रकार की। शायद मेरी परिस्थितियां अगर इस प्रकार की नहीं होती तो मैं इस तरह का नहीं होता। शायद मैं ऐसे काम नहीं कर पाता, शायद मैं किसी आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर लेता तो मैं वहाँ के आर्ट कल्चर, वहाँ के आर्ट स्टाइल को फॉलो करता। फिर मैं अपना स्टाइल नहीं बना पाता, या मेरी मेरी कोई अपनी आर्ट वर्क या अपना कोई पहचान नहीं होता। तो जो मेरी परिस्थितियां थी, वो हम सोचते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। आपने कुछ नहीं किया। जो विधाता है, जो करवा रहा है आपसे, उन्होंने आपकी पूरी जो है पर्ची बना करके रखी हुई है, और उस पर्ची के हिसाब से आप काम कर रहे हो, आपको परिस्थितियां मिल रही है, आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी पेज कसे जा रहे हैं। ठीक है, जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से आप पेज कसे जा रहे हैं, आपको मजबूत बनाया जा रहा है। और वो मैंने मेरे एक ये में कहा था ना कि मैंने ये भी कहा कि आपको, मेरे लिए मटेरियलिस्टिक लाइफ मैटर नहीं करता। आप कितना होलफुल लाइफ जी रहे हो आपके जीवन में। आप हर दिन जो मैं सीख रहा हूँ, हर दिन जो मैं लिख रहा हूँ, हर दिन जो मैं देख रहा हूँ, हर दिन जो मैं समझ रहा हूँ, हर दिन का मेरा एक एक सांस, और एक एक पेंटिंग, एक एक ड्राइंग, और एक एक लोगों से मुलाकात, आज मेरी कड़ी में एक इंसान जुड़ गया, पराग सर। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट हो गया। और इस प्रकार से लोगों से मैं जुड़ता रहूं, लोगों से मिलता रहूं, और आप नए लोगों से मिले, नए अनुभवों से मिले, नई कहानियों से मिले। जैसे कि आपका जो आपका ड्रीम है, नई नई कहानियां, लोगों की कहानियों को लोगों के पास रखना। तो बस ये यही हमारा अचीवमेंट है। एक दिन ये किताब जो हमने शुरू की थी लिखना, जिंदगी की किताब, आप इसे बंद करके और किसी दूसरी किताब लिखने के लिए चल पड़ेंगे हम लोग, हर कोई। हमारा जर्नी यही है। तो यही है कि यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये जर्नी ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये जी स्ट्रगल ही सबसे बड़ा अचीवमेंट सर, सौभाग्य तो हमारे आपसे बात करने का अवसर मिला, है ना? तो है। हाँ, अभी टाइम ख़त्म होने वाला है, तो वाइंड अप करते हैं। बट हाँ, थैंक यू वेरी जरूर मच। जरूर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आते रहिएगा, है ना? जरूर जरूर अ, जरूर, मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूंगा, हमारी बातें होती रहेंगी। बाकी आप सभी को, सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से नमस्ते, नमस्कार। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, लिखते रहें, बनाते रहें, गाते रहें, जिंदगी के हर पल को खुल के जीते रहें। और अगर दुख मिल रहा है आपको तो ब्लेस्ड है आप मेरे हिसाब से, और भगवान आपको मजबूत कर रहा है, आपकी जो है आपको कसा जा रहा है आपकी कसौटियों पर। आप खरे उतरे उन पे और आगे बढ़े। और बाकी जरूर मेरा आर्ट चैनल जो है उसको विजिट करें, और मेरे काम को आप अपना रिव्यू दें। ठीक है।